हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टेल कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में समास। क्या वो पढ़ेंगे? समास। चलो हेडिंग करो। तो जन्म कर दो, जब भी पढ़ाते तो पहले तोड़ते हैं, है ना? चलो पहले तोड़ा जाए। क्योंकि अगर कोई पूछ देगा कि समास किस तरह से बना था, कौन कौन शब्दों से, तो बोलिएगा कि सम उपसर्ग। कैसे? सम उपसर्ग। प्लस में अस धातु, क्या कहेंगे? अस धातु। प्लस में धय प्रत्यय। धय क्या लगल बा? प्रत्यय। इसी में बचेगा अ। क्या बचता है? अ। पढ़ा है नो? आगे ध्यान दीजिएगा। यानी हई से पूरा हम हई लेके आ रहे हैं। सम जस के तस, अस। ढाई में क्या बचता है सूत्र में? सम। चला देखो, ढाई पर तो वो दो चार सूत्र लिखवाए थे कि जब अ की मात्रा को वृद्धि अ आवे लगे, हर्षई दीर्घई आने लगे, हर्षौ दीर्घौ आने लगे, तो इसका वृद्धि हो जाता है। तो अ आ की वृद्धि हो जाता है आ। क्या हो जाता है? पढ़िए यहाँ पे अस, अ के साथ ना रहे बीच में, तो हो जाएगा आस। क्या हो जाएगा? नियम से प्लस में। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। सम जब भी जोड़ेंगे तो हालत गायब हो जाएगा। आ तो पाई, और स में अ तो पूरा स आ गई। चलो लिखवा लिखना। चलो कोई पूछे कि समास कैसे बनता, तो कहिएगा कि सम उपसर्ग प्लस में अस धातु और प्लस में धय प्रत्यय बनाएंगे। देखो पूरा जा रहा है समास। अब नीचे लिखिएगा स्टार्ट देके, सभी इसी के बारे में बोल रहे हैं। लिखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। पैराग्राफ चेंज करो। यानी जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच वाले विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तो उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास। तो पहले समास के बारे में पूरा कोई बता रहे हैं, उसके बाद आपका इसका पढ़ाई चालू होगा। पहले इसका भी इंट्रोडक्शन चल रहा है।
अगर आप संस्कृत से समास पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी में समास पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें वो होता है बहुत कम, इसमें एक में 6-6 गो 7-7 गो विभक्ति सूत्र चलेगा। तो जब संस्कृत से पढ़ लीजिएगा तो आपको समास दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलो फिर से ध्यान दो, जो अगर हिंदी जो पढ़े होंगे हिंदी में तो आपको यह पढ़ाया क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच वाले चिन्ह को छोड़कर आपस में सट जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट पर परिभाषा बताया गया कि समास का शाब्दिक माने मेन अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा करना। क्या करना होता है? हाँ। अब जैसा भी लिखिए, जैसे राज्ञा पुरुष, राज्ञा, चलो बोर्ड में उठाओ, ध्यान दो कैसे बनेगा। इसका वो आंसर हो जाएगा राजपुरुष, राजपुरुष। देखिए कैसे, ध्यान दो, समझा। जब वो सटेगा तो रूपवा हटा करके विभक्ति चिन्ह हटा करके उसमें सटा देंगे। तो देखिए पहले अगर हम राज्ञा पुरुष को सटाते हैं, राज्ञा पुरुष तो बीच में आएगा, देखिएगा ध्यान से, हैं बोलो। तो यहाँ पर परिभाषा में समझने की क्या कह रहा था कि जब दो या दो से अधिक, हय में विभक्ति लागल है, एक में विभक्ति लागल है, ठीक, दो गो या दो से अधिक भी आ जाए, दो या दो से अधिक शब्द है यानी पद के बीच अपने अगर विभक्ति चिन्ह को छोड़ता है, विचलका को, देखिए बीच में हय आ रहा था, ये अपने बीच वाले चिन्ह को छोड़कर आपस में सड़ जाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? समास। अब बताना कि पुरुष कितना है? एक वचन है, तो जब ये 1-1 है तो हयो क्या चलाएंगे? तो राजा के सूत्र चलता है, राजा रज्ञा, ये सूत्र होता है यहाँ पे। राजा के सूत्र चलिए राज को, क्या पर चलिए? जब हो गई राज, अब पीछे वाला जस के बीच वाले इसको क्या किए हम? विभक्ति को हटा दिए हैं। अगर बालक उलक याद है तब समझ में आएगा, नहीं तो ताकते रह जाएगा। संस्कृत अलग ही चलता है। अब आगे लिखो विभक्त, आगे लिखना विग्रह, आगे लिखिए विग्रह। लिखो समासिक, समासिक शब्दों को, समासिक शब्दों को, समासिक शब्दों को अलग अलग करके, अलग अलग करके दिखाना ही, अलग अलग करके दिखाना ही विग्रह कहलाता है। अलग अलग करके दिखाना ही विग्रह कहलाता है। चलो अब देखो समास को, देखिए संस्कृत में दो चीज आपसे पूछा जाता है। कितने चीज पूछा जाता है? दो। पहला आपसे पूछ जाएगा विग्रह, क्या पूछेगा? और दूसरा पूछा जाता है समस्त पद, क्या पूछते हैं? सुनना बढ़िया से, क्या क्या बोल रहे हैं। विग्रह मतलब होता है क्या? एक दूसरे को अलग करना, इसका क्या हो जाएगा? अलग करना। जब जोड़ल पद को हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विग्रह। जब भाई सब जो टूटल था उसको हम जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समास। तो समास में देखिए दो ही चीज होता है, एक या तो आपसे विग्रह पूछा जाएगा या तो समास। अगर वो विग्रह दिया है तब से पूछेगा समस्त पद, अगर वो समस्त पद दे दिया होगा क्वेश्चन में तब से क्या पूछा जाएगा? अच्छा, इससे पहले आपको लिखवाया था समास में राज्ञा पुरुष, ये ना है बाबू, देखता राज्ञा ये किसका आयल था? याद करते चलिए, थोड़ा सा उदाहरण, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा।
अभी बताओ पुरुष पाएगो यहाँ पे है एगो है। जब ई 1 1 में है तो हाई हो 1 1। तो इसको चलाइएगा ये हो जाएगा रागिया। जब हाई 1 1 में चल पुरुष सा बालक पर बालक तो क्या हो जाएगा पुरुष सा हो गई। तो यही चलिए कौशी पर रागिया। यानी इसमें हम जैसे भी लिखिएगा विग्रह वाला में राजपुरुष राजपुरुष इसको बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा क्या तरीके जोड़ल था टोटल चीज इसको क्या कर दिए कुछ समझ में आ रहा है। का समास वही आदमी पढ़ता है संस्कृत में जिसका संधि कारक सब चीज की जरूरत पड़ेगा इसमें। ये चलते को समास सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है और संस्कृत का भारी भी होता है। अगर ये सब पढ़ लिया थोड़ा सा पर तो दिक्कत होगा लेकिन हाँ ज्ञान के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब आगे लिखिएगा समास के मुख्यतः आगे लिखिए स्टार्ट रखिए। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं 4 भेद होते हैं। बोला बोलो बोलो जो पूछना है। हिंदी में कई गो दिया था 6 गो। तो हम पूछ रहे हैं संस्कृत में। संस्कृत होता है हिंदी के बाप होता है। अगर ये पढ़ ले तो सब जान जाइएगा कैसे कैसे बंटवारा होता है। समास के मुख्यतः पूछे हैं ध्यान रखिएगा। हाँ अगर कुल कहता तब 6 गो कहेंगे। पेज नंबर निकालिए आप एक कहाँ है 137 में समास प्रकरण लिखल है। देखिए मुख्यतः लिखले होगा 4 और नीचे कुल 6। ध्यान दो ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव में आई कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं 4। कुल कहेगा तब 6 मारेंगे। ध्यान रखना एगो शब्द बदल जाएगा तो पूरा अर्थ बदल जाता है। अगर मुख्यतः कहा तब तो 4 बताएंगे लेकिन अगर ये कुल कह देता है पहला होता है वो अविभाव समास। अव्ययी भाव दूसरा होता है लाइन ऐसे देख लीजिएगा किताब में कैसे कैसे दिया है। अविभाव तत्पुरुष पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व बोर्ड पर देख के जहाँ तक गलत भी लिखा रहता है द्वंद्व समास। चौथा बहुब्रीहि। 5वां हो जाएगा 4 हो गई बहुब्रीहि। जैसे वो बोर्ड पर लिख रहे हैं इसे देख के लिखना है। मतलब तेज बने के चक्कर में चल जाता वो। कर्मधार्य ये हो जाएगा देवगु। समास को मुख्यतः कितने भेद होंगे 4 गो। कुल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो कई रुपए गया 6 गो। नीचे से स्टार्ट दीजिए तत्पुरुष को 2 भाग में बट गया था। नीचे से स्टार्ट करके लिखिएगा यानी समास के कुल 6 भेद होते हैं। यानी समास का कुल 6 भेद होते हैं। यानी समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं 6 भेद होते हैं।
कुल पूछेगा तो 6 गो, मुख्यतः कहता 4 गो। ठीक, चलो सबके नाम याद करना। पहला अभिभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा तत्पुरुष जो है देखिए सेकंड वाला का बंटवारा हो गया था। तत्पुरुष में 2 भाग आ जाते हैं, एगो होता है क्रमधार है, अगला होता है बाबू। तो 4 तक हो गई था, ये 5वां, ये 6ठा हो जाएगा ना। अब लिखिएगा आगे कि अभिभाव समास किसे कहते हैं। पहले लिखिएगा अभिभाव समास। अभिभाव समास है ना। पोस्ट में लिखो, सूत्र का नाम है पूर्व पदार्थ है प्रधानो अभी नहीं करेगा प्रधानो, इसी में है बाबू अव्ययी भाव समास। फिर जिस बोर्ड पर लिखो से देखकर लिखिएगा, पूर्व पदार्थ प्रधानो अभिभाव समास। इसको संधि विच्छेद करेंगे। पूर्व देखिए, आप हिंदी निकाल लीजिएगा, कुछ याद नहीं करना। पूर्व प्लस में पद प्लस में अर्थ प्लस में प्रधान, भूख के बदल दिए विसर्ग में प्रधान। खंडाकार के क्या में पढ़ दिए, ये जो खंडाकार के क्या हुआ, खंडाकार के अव्ययी भाव। ध्यान समझना बाबू। जिस समास में पहला देखो कैसे तोड़ा है, ध्यान से। पूर्व जस के तस, पद जस के तस। पद में देखिए अ जोड़ेंगे तो पदार्थ हो जाएगा, दीर्घ संधि। प्रधान ओ है तो इसके बाद में खंडकार रहे तो हमेशा ओ के क्या होता है, विसर्ग हो जाता है, व्यंजन संधि के नियम। तो वहाँ वो कहा जाएगा ओ के विसर्ग। पूर्व प्लस में पद प्लस में अर्थ प्लस प्रधान प्लस में अभिभाव। यानी पूर्व मतलब पहला, पद मतलब पद, अर्थ मतलब अर्थ। जिस समास में पहले पद की अर्थ प्रधान मतलब मेन रहता है, प्रधान रहता है, उसके अभिभाव समास का। लिखो, जिस समास में पहला पद की प्रधानता होती है, जिस समास में पहला पद की प्रधानता होती है उससे अभिभाव समास कहते हैं। जिस समास में क्या बोले हैं, जिस समास में पहला पद की प्रधानता होती है उसे अभिभाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिभाव समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, अभिभाव समास कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अभिभाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा रहता है। पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा रहता है। पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा रहता है। चलो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू। जैसे में यथा कालम, प्रतिदिनम, अनुदिनम, निर्मचकम, etc.
चलो ध्यान दो पेपर पे। यथा कलम लिखा है ना। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, फिर इसको बनाने के लिए सिखाएंगे। अभी तो हिंदी वाला सोच के समास पाठ है, इसका ट्रेलर अभी चल रहा है। इसका जब पूरा तोड़ेंगे तो आपको चलेगा वो अभिभाव समास संस्कृत में। देखो उसमें अंतर क्या है। इसका परिभाषा बताएं कि जिस समास में पहला पद की प्रधानता हो, क्या हो, प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं, अभिभाव समास। जैसे मान लो, और इसमें पहला पद अव्यय रहेगा, ताको ध्यान से। अब अव्यय बुझाता कि किसको कहते हैं, निकालो 307 से 307 से हमें देखा अव्यय प्रकरण लिखल होगा। यथा तत्र यत्र मिलल है, बोलो तो क्या हो गई, अव्यय। जितना मीनिंग होता है संस्कृत में उस सब का हो गई, यहाँ वहाँ जितना के मीनिंग है सब अव्यय है। लेकिन निकालिए 122 उपसर्ग से चलेगा, वो अव्यय के खाली मीनिंग समझे नहीं हो जाएगा। उपसर्ग प्रकरण देखा तो लिखल है कहीं, मिलाओ कहाँ है बाबू, 154 में है, मिलाओ। है ना। अब देखो जब उपसर्ग लिखल होगा, जब प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं लय प्रत्यय तो उसमें ही लगता है। लेकिन ऐसे सीधा सीधा याद कर लो कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो यह धातु के पहले लगता है, यानी धातु के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। और इसको इसका संख्या संस्कृत में कितने होते हैं, 22 होता है। कब होता है, 22 होता है। जैसे बहुत दिन वहाँ पे देखो नीचे में लिखले होगा, प्रति है नो, परि लिखल इसमें उपसर्ग है। जो उपसर्ग में जब हम लोग मीनिंग बहुत सटा देते हैं पीछे वाला शब्द तो हो जाता है अव्यय। एकरा में यानी अविभाव समास में उपसर्ग लग रहेगा। क्या लग रहेगा, उसमें देखो तो अनु लिखल था कहीं, मिलाओ समझे बने से, नीर लिखल होगा कहीं ना कहीं, देखिए प्रति मिल गई। ये सब जितना भी शब्द है उपसर्ग है। उपसर्ग में जब कुछ मीनिंग बन जाता है तो उसको अव्यय कहते हैं। अब देखो पहचान पे याद करेंगे, हंसना कहानी याद ना करना है। अब तो एग्जाम देने जाना है भाई, शॉर्ट कोट चाहिए ना है। जेकरा वो उपसर्ग आगे मिले, जेकरा में क्या मिले चाहिए, उपसर्ग, प्रति, अनु, है ना, परि, सु, उ, आ, ये सब जितना भी है उसमें ये सब हो जाएगा अविभाव समास। ताकि ध्यान से हम बाबू लिख देंगे प्रतिदिन, प्रतिदिनम कौन सा समास है, कौन सा समास है, कौन सा समास है, 4 ऑप्शन। अभिभाव, बढ़िया से देखो, अभी घबराएगा तो फिर घबरा जाएगा। बी ऑप्शन होता है तत्पुरुष, सी ऑप्शन द्वंद्व, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बोलिए कैसे पकड़ लिए, पकड़ने के लिए सिखा रहे, बनाने के लिए अलग बात बताएंगे। बोला ऑब्जेक्टिव के लिए, अब तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, पहले दोनों पूछा जाता था, अगर बिगड़ा भी और समस्त पद भी। लेकिन अब हल्का हो गया वो एग्जाम, सीधे उदाहरण पूछा जा रहा है। अब बताओ कि क्या लगल है, उपसर्ग लगल है ना, तो जिसमें पहले उपसर्ग हमेशा आवे, उपसर्ग आ जाता है तो उसको क्या कहिएगा, अविभाव समास। चिन्ह मिल लोग बढ़िया से, जेकरा में उपसर्ग पहले दिखाई देने लगेगा उसको क्या कहेंगे, अभी बताया है कि प्रति में मिला था उपसर्ग में कि पर, प्रा, अप, सम, अनु, अवन, निर, निस, दु, है ना, आ, अधि, अपिस, ये सब जितना भी होता है 22 को, उसमें से कहीं ना कहीं मिलेगा। तो उसको उपसर्ग याद करना पड़ेगा। तो मतलब कोई उपसर्ग कौन कौन है, प्र, प्रा, अप, बोल बाबू, सम, अनु, अव, निस, नीर,
दूर, 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 वी, वी है आंग, इसको पढ़िएगा आंग, और अंग कभी नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा, जिससे ताको प्रधान दो में। जैसे हम मान लो क्वेश्चन बनवाए थे अनुवाद में कि वह आता है तो जाना के सूत्र मिलल था गच्छति, तो हम कहते कि किसी को उल्टा करे खातिर क्या बता रहे थे, आ लगाने के लिए। यह थोड़ा काहे बता समझिए, क्योंकि उपसर्ग का मतलब होता है कि यह धातु के पहले लगता है और अंग देखिए हट जाता है। ठीक, कोई पूछिए कि आज जिसमें लगल है उसमें कौन उपसर्ग है, तो आंग उपसर्ग लगा हुआ था। अब मान लो हम किसी का मीनिंग उल्टा करना था, हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तो उपसर्ग का। किसका प्रयोग करते हैं, उपसर्ग। क्योंकि देखिए परिभाषा में साफ साफ कहा जाता है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो धातु के पहले लगते हैं और या किसी भी धातु के अर्थ में सीधे परिवर्तन कर देता है। यानी ई रहे जाना के गच्छति, तो अभी क्या हो गया, अब बताओ उल्टा हो जाता नहीं हो जाता है, तो उल्टा शब्द बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उपसर्ग। हाई शब्द देखिए कहीं भी आपको दिखाई देवे, अब एक दो बोलता अधि, अपि, निर लिख दिए हैं, निस, निस खाली नहीं, अच्छा अधि अपि हो गया, सु, उते, अभि, अति, प्रति, परि, अभी, बस अब इतना समझ है। तो जितना भी अगर मिल जाए कोई भी शब्द है उससे अविभाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे, अविभाव समास। जैसे हम एक और क्वेश्चन देते हैं, निर्मक्षिकम, अभी बताए थे, निर हलंत दे रहा मक्षिकम। अब बोलेगा कि कौन समास है, अविभाव समास। और केवल देखिए पहचानने के लिए बता रहे हैं, अभी बनाने के लिए अलग नियम है, खाली पहचान ला सीखोगे तो पहचाने वाला क्वेश्चन आ रहा है ना। बोला निर्मक्षिकम काहे पकड़ा गया अभिभाव समास, क्योंकि उसको क्या होगा पहले उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग में मतलब जो मीनिंग बना लेते हैं तो उसको अव्यय कह देते हैं। तो सीधा सीधा निजन है कि उपसर्ग लगा रही पहले हैं, अनु मिल जाए। जैसे अभी अनुदिनम लिखवाए थे, हैं अनुदिनम कौन समास, काहे, क्योंकि इसमें क्या लगल है, उपसर्ग। याद हो गया बढ़िया से, पक्का। चलो बताए हमारा क्या हुआ, उपनगरम, उपनगरम कौन समास होगा बाबू, उपनगरम कौन समास हो जाए, क्यों होगा बताइए, क्योंकि देखिए उपसर्ग लगल है, कहीं ना कहीं देख लिखवाए होंगे ना, लिखल है लिख लो उप, उप ये सब जितना भी सब क्या है उपसर्ग है। जब भी ये सब आ जाए शब्द थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ये बाबू, इस चलते लेखन गबड़ा जाता है, इसको याद करना पड़ता है। पर परा अब सम अनु अवन नीर जैसे 22 में से कहीं कुछ लोग गया तो क्या हो जाएगा, अविभाव समास। समास थोड़ा सा भारी भी होता है, अगर ना समझिएगा तो, समझिएगा तो हल्का भी होता है। अब लिखना इसके नीचे स्टार देखिए, अविभाव समास के निम्नलिखित विशेषता होती है। 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 अभी लिख ही चलो ना जितना नियम है। अविभाव समास के क्या होता है, निम्नलिखित विशेषता होता है। लिखा पहला, पहला पद अव्यय रहता है, पहला पद अव्यय रहता है। हो गया, नीचे में दूसरा लिखा, दूसरा पद संज्ञा रहता है। हो गए, तीसरा लिखो, समस्त पद, समस्त पद एक वचन में, समस्त पद एक वचन में नपुंसक लिंग में रहता है। समस्त पद एक वचन में नपुंसक लिंग में रहता है। जैसे
प्रतिदिन है। बोला तो पहला पहला शब्द क्या है बताओ तो बाबू, अव्यय है कि ना है? हैं? दूसरा कारण है संज्ञा रहे। दिन आपको संज्ञा नहीं है। जितना भी माने नाम होता है, नाम है तो नाम नहीं याद कर लो, नाम है तो जितना हमने की आँख से दिखाई दे रहा, जितना हम लोग सीखे हैं जीवन में, सब अब क्या है? संज्ञा है। तो दिन आ गई, रात आ गई, जितना भी नाम है धरती पर जानते हैं वो सब संज्ञा होता है। तो पहला पद अव्यय है, दूसरा पद है संज्ञा, तीसरा गुण और होगा कि समास पद जब बनाएंगे, ये समास पद है, क्या बात? समास पद। इसका विग्रह होता है इस प्रकार, ताकि वो चलेगा विभक्ति और सतमी में चलता है। दिने दिने, अभी ना कि दिने दिने बिया ओकरा धनपति कहल जाला। दिने दिने प्रति, दिने दिने तो एकरा में प्रति आगे लगेगा, ठीक। दिन के हम ले लेंगे, जैसे मान लो बालके बालके कहे हैं, तब बालके जो है किससे बनल था? मूल शब्द में ले जाएंगे, है बालक से बनल है। तो हम कहे कि इसमें भाई नपुंसक लिंग करना है, तो क्या लगाइएगा? और एक वचन में ही रहना है, कुछ भी हो जाए। अभी ना कि हम यहाँ पे बालकौ कर देते हैं, बालकौ करेगा तो नपुंसक लिंग थोड़ा ना बन पाएगा, बनेगा। तब इधर नियम होने के सब याद करना पड़ेगा कि पहला पद अव्यय रहेगा, दूसरा पद संज्ञा रहेगा, तीसरा गुण कि हमेशा एक वचन में आ गई और नपुंसक लिंग में रहता है। तो दिन के तू कर दिया दिन है, और नपुंसक लिंग बहुत चला दो, मन लगा था हम कोई में। अभी याद हो गया क्या कहता है? तो बालक है तो बालक ना देगा। पुल्लिंग मतलब कोई शब्द हमको क्या बनाना है? नपुंसक लिंग। आओ अभी आगे देखो, हम बहुत दे दिए काले, काले प्रति, ये सब नियम है। वो प्रति अलग लगता है, विवक्षा अलग लगता है, योग्यता अलग लगता है, सबका नियम है। कम से थोड़ा थोड़ा भी काले हम प्रति है ना, तो प्रति आगे लगेगा हमेशा, उपसर्ग का लगी आगे। काले के लिए चला का पे चली, बालक पे चली, तब का हो जाए? काल। एक वचन में मूल शब्द है। कुछ भी होके समास पद बनाते समय हम क्या करेंगे? मूल शब्द पे लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? तब बालक हो गई बालक, अब काल के क्या हो जाएगा? काल। हमें बनाना है नपुंसक लिंग, तो क्या लगा देंगे? इसी कारण सबको लिखवाए थे उदाहरण में, प्रति कालम, प्रतिदिन, अनुदिन लिखवाए है ना। आगे हुआ अनुदिन लिखवाए थे शायद, पता अनुदिन। फिर समझना अनु क्या है बताओ तो। पहला पद इसमें देखिए दो पद हो रहा है, वो अनु है वो दिनम है। तो अनु हो गया उपसर्ग है, यानी अव्यय कहलाएगा। और दूसरा पद देखा तो संज्ञा है कि ना। अब ऐसा अगर जानकारी रहे तो कभी ना भूली बोलो है। ये अनु सब क्या था? उपसर्ग था, जिसमें पहले उपसर्ग आ जाए और दूसरा पद संज्ञा, तो समझ जाना कि एक ही के अंग्या है। किसका है? अविभाव समास है। अविभाव समास पहचान जाइएगा। अब पहला पद अव्यय लागी, पर परा अब सम अनु अवर निर निर्दोष, कम से कम 10-12 याद कर लियो, कहीं से भी वो शब्द दे देगा। इतना आसान नहीं है, इस चलते को उसको बहुत भारी भी माना जाता है। बाकी थोड़ा सा याद कर लिया कि पर परा अब सम अनु अवर निर निस सु अधि अपि अति, ठीक है। उसके बाद में आ वी नी, जितना भी है 22 में से कोई एगो याद करना है, 10 गो ये सब हो गई। और दूसरा पद हमने क्या रहे? हमेशा संज्ञा रहे। इसको क्या कहिएगा? आना। तो सबसे आसान तीसरा विधि समझिए। तीसरा कि एक वचन में देखिएगा, एक वचन बहु रहेगा, ताको समस्त पद ध्यान देना है। समस्त पद है, समस्त पद एक वचन में कालम के काल के लिया गया है ना है। और एक वचन में क्या है? नपुंसक लिंग है कि ना है? फलम, कालम, दीनम, फलम हो जाए। एक और उदाहरण ले लो, नीलोथ फलम, ऐसे दे देवल जाला नीलोथ ई ना चली, ये दोसर समझ चली। तो उदाहरण देखे उपनगरम, क्या दे दिया? उपनगर। बताओ तो उप का है?
उपसर्ग है मतलब कि अव्यय जगह कौन सा है ना। और दूसरा पद क्या हो गई संज्ञा हो गई। जेकरा में पहला पद अव्यय दूसरा पद संज्ञा, उसे क्या कहेंगे अभिधान। अब पहचान दीबो कि ना। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।